हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम हिस्ट्री में चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना आवश्यक है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जब हम अपने देश के प्रति एकता और संगठन की भावना हमारे अंदर पनपने लगती है, हम अपने देश के प्रति प्यार करने लगते हैं। वो होती है राष्ट्रवाद, यानी सभी लोगों में। अब भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो कि भारत में 18वीं शताब्दी से पहले का जो इतिहास था, आपने पढ़ा था 19वीं शताब्दी से पहले का, कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे, जैसे 1857 की क्रांति के बारे में आपने पढ़ा था, तो वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 1920 के बाद। 1920 के बाद भारत में कैसे राष्ट्रवाद की भावना ने जोर पकड़ा और कौन कौन से आंदोलन किए जिनके द्वारा हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। अब अन्य राष्ट्रों की तरह भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ने के बाद ही पनपी थी। आप जानते हो कि हमारे देश में अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक शासन किया और उसके बाद हमें यह आज़ादी मिली थी। अब उपनिवेशवाद यानी उपनिवेशकों से, जो उपनिवेश होता क्या है, जो दूसरे देश से व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, वो उपनिवेशवाद कहलाता है। जो आप इसके बाद यूरोप में जब राष्ट्रवाद फैला, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो इससे लोगों की समझ बदलने लगी और यह भावना उनमें बदल गई कि उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है। राष्ट्र के प्रति उनका लगाव पैदा होने लगा। नए प्रतीक, नए चिन्ह, नए गीत और नए विचारों से लोगों में आपसी मेलजोल बढ़ा और समुदाय की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। यानी एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति प्रेम भाव उनमें पनपने लगा। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ और वो भारत में लंबी प्रक्रिया कैसे चली, किस प्रकार चली, इस बारे में हम पढ़ेंगे। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन, यानी उनका लोगों का शोषण हो रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था, उनका दमन किया जा रहा था, उससे लोगों में आपसी साझा भाव निर्मित हुआ और इससे एक दूसरे के साथ बंध गए। 1920 के दशक से के बाद भारत में किस प्रकार राष्ट्रवाद ने जोर पकड़ा और विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह से राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी, इस बारे में हम पढ़ेंगे। आप देख रहे हो, फर्स्ट हमारा है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता है 1914 से 1918 तक चली और इस दौरान पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी आ गई, क्योंकि रक्षा व्यय में अधिक खर्च होने लगा, यानी हथियारों और रक्षा के लिए अधिक खर्च हो जाने लगा। युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। अब अधिक जब खर्च बढ़ गया तो धन कहाँ से आएगा? आम जनता पर कर बढ़ाएंगे और उसी से धन प्राप्ति होगी। तो लोगों पर कर बढ़ा दिए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें थी उन पर में उनकी कीमतों में भारी
तेजी आई। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई थी। आम आदमी को अपना जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया था। गांव में लोगों को युद्ध में लड़ाई करने के लिए ज़बरदस्ती उनको भर्ती किया जाने लगा। चाहे युवा वो चाहते नहीं थे सेना में भर्ती होना, लेकिन उनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करके और मोर्चों पर भेजा जाने लगा। इससे क्या हुआ? इससे लोगों में सरकार के प्रति रोष या विरोध की भावना उत्पन्न होने लगी। इसके अलावा 1918, 1919 और 1920-21 में देश के बहुत सारे इलाकों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण फसल खराब हो गई तो लोगों के पास अन्न नहीं था और लोगों के पास खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया। और उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। महामारी क्या होती है बच्चों? जब एक बहुत बड़े क्षेत्र में कोई एक बीमारी फैल जाती है और उससे लोगों की मृत्यु होने लग जाती है, वो कहलाती है महामारी। जब उसको वो एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में या विश्व आपदा के रूप में पनपने लगती है, मान लिया जाता है उसको। 1921 की जनगणना के मुताबिक इस महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। अब देख रहे हो ना आप, जैसे अब एक कोरोना को भी एक महामारी घोषित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये महामारी एक से दूसरे में फैलने वाली है और पूरी दुनिया में इस महामारी का प्रकोप है। सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उससे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। 1905 में चले गए थे और 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे और इस तरह उन्होंने वहाँ पर भी आंदोलन की राह पर चलते हुए अफ्रीका में नस्ल भेद सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था, यानी उनसे सरकार का टकराव हुआ था। अफ्रीका में नस्ल भेद या रंग भेद की नीति थी। रंग भेद नीति क्या होती है? रंग या नस्ल के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव। तो रंग भेद के वहाँ पर लोगों के साथ, गोरे और काले के साथ, उनमें बहुत भेदभाव किया जाता था। उनको उनके लिए बसों में सीट नहीं होती थी या सीट अलग होती थी और उनको हर तरह से उस समाज से अलग माना जाता था। उनके लिए हॉस्पिटल अलग थे, पार्क अलग थे, बिल्कुल अलग थलग उनको रखा जाता था। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अब सत्याग्रह का अर्थ क्या है कि सत्य के लिए आग्रह, यानी अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से, यानी जो आपका उत्पीड़न कर रहा है उसके से आप मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी आप अहिंसा का रास्ता अपनाकर अपना मनोरथ या अपनी मांगे मनवा सकते हैं। अपना समस्या का हल आपका हो सकता है। गांधी जी ने सत्याग्रह पर अधिक जोर दिया, अहिंसा पर जोर दिया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अब बिहार में चंपारण इलाके में बागान व्यवस्था थी। वहाँ पर मजदूरों को, बंधुआ मजदूर रहते थे, उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी, सिर्फ उनसे काम लिया जाता था और एक बार अगर मजदूर वहाँ चला जाता तो उसको वह अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकता था। तो गांधी जी ने इस बागान के व्यवस्था के खिलाफ किसानों के लिए संघर्ष किया, उनको प्रेरित किया और 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। ये आप नोट करके रखेंगे
1917 में बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के साथ उन्होंने आंदोलन किया। आपके मैप में भी काम आएंगे, इनको नोट्स बनाकर छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लें। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुंचे। यानी 1917 में ही बिहार के चंपारण में आंदोलन हुआ, 1917 में गुजरात के खेड़ा किसानों के साथ आंदोलन किया और 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके MCQ और मैप में काम आते हैं। इस कामयाबी से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया और भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। यानी रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। इस रोलेट एक्ट में क्या था कि इसका विरोध, इतना भारी विरोध क्यों हुआ था? इस कानून के जरिए सरकार राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना चाहती थी और इसमें ये प्रावधान था कि किसी भी भारतीय को बिना उस पर मुकदमा चलाए उसको 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। बिना मुकदमा चलाए उसको 2 साल तक जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। तो इस तरह से भारतीयों ने रोलेट एक्ट का विरोध किया। इसके खिलाफ रैली निकाली गई, जुलूसों का आयोजन किया गया और रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। इस तरह से इसका भारी विरोध किया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी और इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। तो इसके बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। 10 अप्रैल 1919 को जब एक भीड़ लोग काले झंडे लेकर रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर गोली चला दी थी। जनरल डायर ने 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है जो, उसमें बैसाखी के दिन लोग वहाँ मेले में इकट्ठा हुए थे, जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा जो रोलेट एक्ट लागू किया गया था उसके विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे और कुछ मेले के लिए इकट्ठा हुए थे। और वो बाग, जलियांवाला बाग, चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, बंद था और सिर्फ बाहर निकलने के लिए एक ही तंग रास्ता था। तो जनरल डायर ने बाहर निकलने वाले सारे उसके रास्ते बंद कर दिए और इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए और बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत यानी एक खौफ पैदा करना चाहता था ताकि लोग विरोध ना कर सकें। जैसे ही जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। सारे साहिबों यानी जो अंग्रेज़ अफसर थे उनको सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। यानी जब लोग औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ इकट्ठा एकजुट होकर आंदोलन करने लगे तो सरकार ने उनको
नैतिक रूप से तोड़ने के लिए, यानी मेंटली मानसिक उनकी ताकत को कम करने के लिए, उनके अंदर खौफ पैदा करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाने लगे। अब है कि आपका हेडिंग है असहयोग ही क्यों। असहयोग, असहयोग यानी सरकार की नीतियों में सहयोग ना करना। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज, 1909 में लिखी थी, और उन्होंने इसमें कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह भारतीयों के सहयोग से ही चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। और ये सच भी था। क्यों? क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग ही अंग्रेज़ थे, उसके अलावा भारत के जो सरकारी काम करने वाले अधिकारी थे भारतीय थे। भारतीय सेना में भारतीय लोगों की संख्या अधिक थी और भारतीय लोगों से ही अधिक कार्य लिया जाता था। तो गांधी जी ने कहा कि अगर भारतीय अंग्रेज़ों का साथ ना दें तो अंग्रेजी शासन 1 साल में ही समाप्त हो जाएगा। और ये सच भी था, क्योंकि इतने बड़ी जनसंख्या के सामने मुट्ठी भर अंग्रेज कुछ नहीं कर पाते। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन में जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वो मानते थे कि इससे असहयोग और अहिंसा से आज़ादी मिलने वाली नहीं है। 1920 में विधायी परिषदों के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में वो हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी और आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। यानी आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए इसमें कि 1920 में, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। एक तो क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। अब असहयोग आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन किन लोगों ने हिस्सा लिया और विभिन्न समूहों ने असहयोग को किस तरह समझा, इसके लिए हम आगे दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।